अभी एरर की एक बुकलेट आपको और दूंगा मैं, ठीक है? एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए या जो भी है, आप उसको लगाइएगा, बीच में कभी टाइम निकाल के उसको डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है? टेस्ट में क्या क्या आ रहा है आपका? टेस्ट में 10 सवाल आपके आएंगे बेसिक मैथ के, फाइनली बता रहा हूं, और एरर आएगा और डायमेंशन आएगा। यही तो था। कल हमने क्या किया था? प्रीवियस टेस्ट में क्या था? वो 10 सवाल एरर के हैं, एरर के कह रहे, सॉरी, बेसिक मैथ के हैं। हाँ तो बाकी यूनिट एंड डायमेंशन, हाँ तो ठीक है। एरर मना किया था। सुनो संजय, प्रफुल्ल लोग हैं, जरा प्रफुल्ल को बुला लाना है यहाँ पे। अभी एक बार कंफर्म कर लेंगे, पेपर उसी ने टाइप किया है। चलिए यार काम पे लगते हैं बेटा। अभी जो अपना चैप्टर है, हो गया? एक हमको रख दीजिए इधर। और सुनिए, पार्ट 1 जैसे ही आए तुरंत क्लास में ले आना। अब जरा एक बात आपसे कर लें पहले, उसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। ओए चूजे, कुछ बात कर रहा हूं, उसको सुनो ध्यान से, समझ रहे हो?
लग रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, ये डिस्कस करिए मुझसे। ऐसा नहीं क्लास के बाद बैठता हूं मैं, शाम को भी अगर फ्री हूं तो मैं रहता हूं कोचिंग में। आप कभी नहीं मिले तो बात अलग है, अगर नहीं भी है, या जैसे मान लीजिए बेस्ट बैक टू बैक क्लासेस लगी हुई हैं, तो कोई ना कोई एक बंदा, कोई ना कोई एक टीचर आपके लिए मैं बोल दूंगा कि ये सर है, इनसे बेटा डिस्कस कर लो। अब बात समझ गए? आपको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा लावारिस, इतना प्रॉमिस रहता है मेरा हर बच्चे से। लेकिन मुझे दिखना चाहिए कि आप प्रयास कर रहे हो, समझ गए ना? ये चीज दिखनी चाहिए मुझे। सुपर 60 बैच मैंने बनाना शुरू कर दिया अपना, आपके बैच में बता रहा हूं, खाली कुछ बच्चे उसमें आ गए हैं। अभी आपके बैच से मैंने किसी को पिक नहीं किया, अर्जुना 1 से भी प्रोसेस चल रहा है, धीरे से आपके बैच से भी कुछ उठाऊंगा। बस दिखना चाहिए कि काम हो रहा है। और उस क्लास में लेवल मैंने भाई कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा लेवल कर दिया है। काइनेमेटिक्स चल रही थी, बस ये मान के चलिए एडवांस लेवल तो नहीं बोलूंगा कि टच किया है, लेकिन मेंस आईआईटी लेवल के ऊपर पिछले 2-3 दिनों से पढ़ा रहा हूं। यही आपके क्लास में करना है, क्योंकि देखिए हम हल्के में नहीं छोड़ सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर उतना ही कठिन आएगा जैसा आया था इस बार, ये तो नहीं कह सकता मैं कि उतना ही कठिन आएगा, लेकिन ये भी नहीं आप नहीं कह सकते हो कि पेपर आसान आएगा। तो हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार होना है। पेपर इजी हम पूरा में पूरे करके आएंगे, 180 में 180 पूरे लाएंगे। पेपर कठिन है, फिर भी इतना करके आएंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो हर सिचुएशन के लिए आपको तैयार होना है, ठीक है ना भाई? ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए खैर, तो बात आती है वेक्टर एनालिसिस की। इसमें देखो सबसे जो पहला टर्म होता है, फिजिकल क्वांटिटी। ये डेफिनेशन आप देख चुके हो पहले भी एक बार, बताओ कहां देखी थी? डायमेंशन में देखी थी। वो सारी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। दोबारा लिखने का मतलब है क्या? चलो लिख देते हैं, एक जरा सा एक लाइन लिखने में कुछ नहीं जाता, तो लिख देते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज हमको उन बच्चों से आप मिलवाएंगे, ये आप ही की जिम्मेदारी है। हाँ, जब तक हम उनसे मिल नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे तो चेहरे मैंने सबके देख लिए, ठीक, इनमें से तो कोई नहीं। अब आप कह रहे हैं वो एब्सेंट है, वो नहीं, वो एब्सेंट है नहीं, वो एब्सेंट हैं, मतलब मल्टीपल है। तो आप मिलवाएंगे मुझको, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है सर। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। उस समय आपको याद होगा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने 2 टाइप से ब्रेक किया था। एक था बेस क्वांटिटी, दूसरी थी डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस यानी फंडामेंटल ही था, सेम नाम होता है। दूसरा था डिराइव्ड। अभी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बट अभी का जो प्रोसेस है वो अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब ऐसे मान लीजिएगा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं फिजिकल क्वांटिटी, एक काम करते हैं अगले पेज पे आते हैं और अच्छा आएगा। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये होती है 3 तरह की, जिसमें पहला टाइप होता है वेक्टर, दूसरा टाइप होता है स्केलर। वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश, स्केलर को कहते हैं अदिश, और द थर्ड वन इज टेंसर। हालांकि ये वर्ड बताना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी ले लो, कोई बुराई नहीं है। वेक्टर में हम वो क्वांटिटीज रखते हैं
जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो यहां पे वो क्वांटिटीज आएंगी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैंने क्या बोला, बोथ मैग्नीट्यूड एंड। यार देखो, तुम्हारे पास सुलेख प्रतियोगिता नहीं है ना, तुमको कोई डेफिनेशन लिखनी है, तो इतना काफी है। वेक्टर में क्या होता है, दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। अब इसमें आपको क्या लगता है, पूरी डेफिनेशन लिखवाऊं क्या कि द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर? क्या करोगे भाई लिख के? पता होना चाहिए हमको, समझ गए कि नहीं? इसी प्रकार से स्केलर की बात करता हूं। स्केलर में हम लिखेंगे ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर यानी अदिश। कौन सी क्वांटिटी हुई? जिसमें केवल परिमाण होता है बट उसमें दिशा नहीं होती, दिशाहीन राशि है। समझ गए? तीसरा आता है टेंसर। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा बंदा। टेंसर क्या होता है? हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एक बार डेफिनेशन पे ही चर्चा कर लो। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जितनी भी क्वांटिटीज स्केलर होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और जरा टेंसर को ध्यान से देखो, ये भी वेक्टर की ही बात को फॉलो कर रहा है। ये कह रहा है मेरे पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं। समझ गए ना बात को? ये कह रहा है मेरे पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हैं जैसा वेक्टर में है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वेक्टर में, इधर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है टेंसर में, दोनों में अंतर क्या है? राइट? अंतर बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले बताओ, इतनी तो बात समझ गए होगे। अभी बारी आती है इनके एग्जाम्पल्स की। बेसिक एग्जाम्पल्स अगर आप वेक्टर में जाते हो तो सबसे पहला लिखते हो डिस्प्लेसमेंट, फिर आता है आपका वेलोसिटी, फिर आता है एक्सीलरेशन, ये आगे लिख दे रहा हूं TION, ठीक है? फिर आ गया एक्सीलरेशन, फिर आप फोर्स लिख सकते हो, फिर आप मोमेंटम लिख सकते हो। क्वांटिटीज पता है ना, ये सब डायमेंशन में तुम्हारे सामने आ चुकी हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे चले जाएंगे। राइट? स्केलर वो क्वांटिटीज चूज करनी जिसमें दिशा नहीं होती, जैसे मास। सही बोला? डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, और बताओ डेंसिटी, स्पीड, और लो सोचने लगे। इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इट इज टेंसर, वेक्टर नहीं है। और वैसे भी उसमें दिशा होती है, करंट में दिशा होती है ना, तो स्केलर में कैसे आएगा? एरिया, एरिया इज अ वेक्टर। करंट को अभी थोड़ी देर में तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? हाँ भाई, और एग्जांपल बताओ। ग्रेविटी, ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप उसका पूरा नाम लेते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन आ गया ना। और बोलो। टेम्परेचर इज अ स्केलर, बिल्कुल सही है। वोल्टेज, टेम्परेचर, वोल्टेज, वर्क भी तो लिख सकते हो। वोल्टेज बोला तो वर्क याद आ गया एक्चुअली।
ठीक है, अब वर्क बोला तो एनर्जी उसी में आ गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इतना पहले लिखो, अभी उसके एग्जाम्पल पे नहीं जा रहा। हो गया। चार्ज स्केलर। न्यूमेरिकल जितने ज्यादा लगाएंगे आप, उतनी जल्दी न्यूमेरिकल की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। जितना भागोगे उतना और बढ़ती चली जाएगी। और न्यूमेरिकल लगाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि पेपर में यार केवल न्यूमेरिकल ही आने हैं। हो गया। चले आगे। तो अब बारी आ रही है टेंसर की। इसमें एक स्टेटमेंट तो आपने देख लिया, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब समझो टेंसर और वेक्टर में अंतर क्या है। टेंसर क्वांटिटी में एक पॉइंट तो तुमने देख लिया कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट अब यहां लिख रहा हूं आपके सामने, दे डोंट फॉलो डायरेक्शनल रूल। अब आप कहोगे ये डायरेक्शनल रूल क्या है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हो, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। अच्छा, फोर्स को किस में लिखा था हम लोगों ने? फोर्स को कौन सी क्वांटिटी बोले थे? वेक्टर बोले थे ना। तो कुछ एक केस आपको मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक फोर्स यहां पे लगा और एक फोर्स यहां पे लगा, तो ये F1 था 20 न्यूटन का और ये F2 था 20 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना बोलोगे? 40 न्यूटन। क्यों बोला आपने अभी नहीं पूछ रहा। अगला केस, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर से लगा। ये F1 लगा 20 न्यूटन का और ये F2 लगा 20 न्यूटन का। नेट फोर्स कितना लिखोगे? यहां 40 क्यों बोला, यहां 0 क्यों बोला, ये बताओ।
क्योंकि आप सीधा जवाब दोगे यहां पे दोनों की दिशाएं समान है, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और यहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब वेक्टर में जब हम नेट रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम डायरेक्शंस को कंसीडर करते हैं ना, डायरेक्शन को देख रहे हैं। ये बात समझ आई कि वेक्टर में जब हम नेट निकाल रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वेक्टर किस डायरेक्शंस में है इस बात पे भी हम ध्यान दे रहे हैं। टेंसर में इसी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। टेंसर में आपको केवल मैग्नीट्यूड जोड़ देने होते हैं, वो किस डायरेक्शन में है इससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अगर फोर्स टेंसर का एग्जाम्पल होता, मैंने कहा मान लो, मानने में थोड़ी कुछ जाता है, तो मान लीजिए कि फोर्स टेंसर का एग्जाम्पल है, तो यहां भी होता 40 न्यूटन और यहां भी होता 40 न्यूटन। समझ गए? वेक्टर में दिशाएं देख रहे हो, टेंसर में डायरेक्शन नहीं देखना। अब अंतर समझ आया? तो ये जो दूसरा पॉइंट है, दे डोंट फॉलो द डायरेक्शनल रूल, वो एक्चुअली यही होता है कि जब भी वेक्टर का आप रिजल्ट निकालते हो तो डायरेक्शन को आप कंसीडर कर रहे होते हो, जबकि टेंसर में ऐसा नहीं करना। अब बारी आई टेंसर के एग्जांपल्स क्या क्या है, पहले अगर इतना लिखना हो तो लिख लो। हो गया? चलो अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। देखो, पहला इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? कैसे टेंसर हुआ ध्यान देना। अगर हमारे पास इस प्रकार का कोई एक सर्किट है, यहां चल रहा है 3 एम्पियर, यहां चल रहा है 4 एम्पियर, तो यहां कितना चलेगा? 7। यहां चला 3 एम्पियर, यहां चला 4 एम्पियर, यहां कितना आएगा? 3 और 4 ऐसे मिलके ही तो चलेगा। कितना आ जाएगा? कुछ ध्यान दिया आपने? क्या दिया ध्यान? कि जब सेम डायरेक्शन में थे तब भी जुड़ गए, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी जुड़ गए। दूसरा एग्जांपल देखो, अभी लिख लेना। दूसरा एग्जांपल होता है प्रेशर। प्रेशर को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने अलग अलग पार्शियल प्रेशर पर गैस भर दी। पार्शियल प्रेशर समझते हो? जैसे गैस 1 डाली तो उसका प्रेशर मान लिया इसमें P1 है, दूसरे नंबर की गैस डाली तो प्रेशर हो गया P2, तीसरे नंबर की गैस डाली तो प्रेशर हो गया P3। ऐसे करते करते कई सारी गैसेस पड़ी इसमें, और एक आखिरी गैस NV गैस बोल सकता हूं, तो इसका प्रेशर क्या मान लिया? PN। कई सारी गैसेस इसमें आके मिक्स की गई। अब एक जीवित प्राणी आया, उसने हमसे कहा कि सर व्हाट इज द नेट प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। उस बंदे ने हमसे एक बात पूछी
कि सर व्हाट इज द नेट प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। तो क्या हम ऐसे लिखना पसंद करेंगे? ये बोलो क्या कहते हो? अब प्रेशर को ऑब्जर्व करो जरा। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? वेक्टर। एरिया भी वेक्टर ही होता है। तो अब आप समझो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इसको भी वेक्टर होना चाहिए। बट प्रेशर में दोनों चीजें हैं। प्रेशर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट फिर भी जब प्रेशर को ऐड किया गया तो हमने किसी भी प्रेशर के डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया। आप कहोगे बात समझ में नहीं आई। वैसे इसको हम लोग बुलाते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हिंदी में कहते हैं डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। यही है, राइट। चलो बात नहीं समझ में आई, एक काम करते हैं, आपकी डेली लाइफ से इस घटना को कनेक्ट करता हूं। जब हम डेली लाइफ की घटना में आते हैं तो हमने यहां पर एक टायर ट्यूब मान लीजिए लिया। टायर ट्यूब इसलिए लिया क्योंकि टायर ट्यूब में हम लोग एयर फिलिंग कई बार कराए हैं। हवा भरवाए होगी नहीं? तो मान लीजिए इस प्रकार का कोई टायर है, ठीक है, और ऐसा वॉल्व उसमें लगा होता है टायर में एक, नहीं इस तरह का वॉल्व नहीं, तो जहां से हवा फिल होती है। अब आप गए किसी पेट्रोल पंप पर कि भैया जरा गाड़ी में हवा डाल देना। तो ये बताओ, जब आप हवा भरवा रहे हो तो क्या ये बिल्कुल ही खाली रहता है? नहीं यार, कुछ ना कुछ इसमें एयर तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है ना। अब मैंने कहा कुछ ना कुछ एयर तो रहेगी ही रहेगी, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, हर तरह की गैस मौजूद होगी, ठीक। हवा डालने वाला बंदा ये तो नहीं देखता इसके ट्यूब के अंदर घुस के कि इसमें जो हाइड्रोजन का पार्ट है उसका प्रेशर का डायरेक्शन क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन फील्ड है पहले से उसके प्रेशर का डायरेक्शन क्या, ऐसा देखता है क्या? सीधे लाएगा यहां पे प्रेशर वॉल्व, यहां दाबेगा, सुर हवा भर जाएगी, काम खत्म। फिर वो चेक भी करता है, गेज मीटर लगा के चेक भी करता है। तो मीटर लगाते वक्त भी किसी गैस के प्रेशर के डायरेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देता, वो देता है नेट प्रेशर की तरफ। अब ये घटना से ये वाली घटना समझ में आ गई। तो इसमें भी जो नेट प्रेशर होगा वो क्या लिखोगे? पी नेट इज इक्वल टू वॉट? P1 प्लस P2 अप टू, मान लीजिए n नंबर ऑफ गैसेस हैं तो अप टू Pn। क्या बात समझ में आई? एक एग्जांपल और, प्रेशर है ना, तो प्रेशर के साथ में ही समेट दे रहा हूं, ये टर्म भी पहचान लीजिए। याद है स्ट्रेस? डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ स्ट्रेस का। ml-1 T-2 फोर्स अपॉन एरिया से आता है बेटा, भूलिए मत। प्रेशर के अलावा एक टर्म और आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी एक एग्जांपल है, इसका तो खैर पूरा चैप्टर ही है तो इसके बारे में आप पढ़ लोगे। एक एग्जांपल और आता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मोमेंट ऑफ। आपको याद है जब डायमेंशन पढ़ाया था तो मैंने इस इनर्शिया का जिक्र किया था और आपसे कहा था कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। मैंने आपको समझाया था कि केवल मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कितना होगा ये आज तक कोई नहीं बता पाया। लेकिन अगर इसी इनर्शिया को मोमेंट से कनेक्ट करते हो, रोटेशनल पार्ट से कनेक्ट करते हो बॉडी के, तो हम इसको कैलकुलेट भी कर ले जाते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर बीटा क्या है, ये बात नहीं समझ आई।
बीटा बॉडी के हिसाब से, जैसे रिंग है तो उसका सेंट्रल एक्सेस से लोगे तो बीटा 1 हो जाता है, तो एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है। डिस्क है, सेंट्रल एक्सेस लोगे बीटा 1/2 हो जाता है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाता है। सॉलिड स्फीयर लिया 2/5 एम आर स्क्वायर हो गया, बीटा कितना हो गया 2/5। हॉलो लिया 2/3 हो गया। तो बॉडी जैसे जैसे बदलोगे ये बीटा का जो नंबर है ये चेंज होता चला जाता है। एम आर स्क्वायर का फॉर्म वही होता है, तब जाके लिखा बीटा एम आर स्क्वायर। अब जैसी बॉडी बीटा वैसा नंबर। मेरी बात समझ आई? क्लियर है एकदम? तो अभी आपको लिखना क्या क्या है, यहां से नहीं, यहां से ही था, करो। एक बात अभी और बोलना बाकी है, लेकिन लिख लोगे तब बोलेंगे। और लिखने का काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना। तो वो डायरेक्शन की वजह से साइन नहीं होता है, वो वोल्टेज की वजह से साइन आते हैं। प्लस माइनस वाले करंट पे साइन नहीं लगाते, वही तो बोल रहा हूं, वो वोल्टेज के साइन होते हैं। पढ़ाऊंगा तो सीखोगे भी। वोल्टेज का लॉस या वोल्टेज का गेन, इस बेसिस पे साइन चलते हैं। लॉस है तो नेगेटिव, गेन है तो प्लस। तो करंट का साइन नहीं है, वोल्टेज के लिए। हो गया ये लो अगला पकड़ो। हो गया? डन? क्लियर है भाई? चलो इधर आओ। पीछे करें? लिखा नहीं था क्या? लिखो जल्दी, स्पीड में काम करो बेटा, बहुत तेज काम करो। हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डायरेक्शन होता है, बट जब हम नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो केवल मैग्नीट्यूड जोड़ देते हैं। ये तो पूरा पढ़ाऊंगा ही तुम लोगों को, चैप्टर ही है पूरा। चले आगे। रोटेशनल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया स्पीड बढ़ाओ काम करने की, बार बार बोल रहा हूं, लिखने की रफ्तार बढ़ा दीजिए। हो गया? मुन्नीलाल अपना टायर बना रहा है, बना ले भाई, बना चुका है। ये लिख गया, ये एक नंबर। एक और बचा है क्या? नहीं, खाली है ये तो। अब देखो, एक मैंने कहा था ना कि एक बात और है जो बोलनी है, लिख लोगे तब बोलेंगे। टेंसर जैसे ही लिखा था तो मैंने आपको बोला था कि टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? सुनिएगा फिर इसी बात पे। जब टेंसर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो टेंसर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे स्केलर को दे दिए गए। आप समझ गए? ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टेंसर
किसको दे दिए गए? स्केलर को। All examples of tensors are given to scalar. तो अब इलेक्ट्रिक करंट कोई पूछे क्या होता है, सीधे कहना स्केलर है। ज्यादा बहस करे समझा देना, देख भाई टेंसर है लेकिन टेंसर सिलेबस में नहीं है, वेक्टर कह नहीं सकते क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड जुड़ता है, डायरेक्शन काउंट नहीं करते हैं उसमें, तो इस वजह से हम स्केलर ही बोलते हैं। ठीक, इतना गहराई कोई पूछेगा नहीं आपसे। इतना हो गया फिलहाल। पहले एक बार बताओ, अभी तक जितना बताया समझ में आया? वेरी गुड। अगली हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को दर्शाते कैसे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। हो गया? देखो, वेक्टर को बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो हमने एक काम किया, हमने एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट लाइन ऐसे मान ली, ठीक है, खूब बड़ी सी लाइन, और ये कहा कि भाई इसी लाइन पे हम वेक्टर बनाने वाले हैं। अब मुझे चाहिए दो चीजें, पहली चीज चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड मार्कआउट किया तो हमसे कहा गया सर एक काम करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट रख लीजिए, 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड रख लो। 10 यूनिट का मतलब हो गया कि वो 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है ना, वो तो हमारी चॉइस है। तो हमसे कहा गया कि सर आप 10 यूनिट्स रख लीजिए मैग्नीट्यूड के। मेरी बात समझ गए? यूनिट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं किसी स्केल पे जाना नहीं चाह रहा। मैं यहां 10 सेंटीमीटर भी लिख सकता था, 10 मीटर भी लिख सकता था, बट जानबूझ के यहां मैं यूनिट का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, समझ गए? फिर मैंने क्या किया, 10 यूनिट की एक लाइन बना दी जिसको ओ से शुरू किया और जो पी पे आके फिनिश हुई, तो इस लाइन का नाम क्या हो गया? ओपी। ठीक, अभी क्या इसमें दिशा आई है? क्या इसमें डायरेक्शन आई है? नहीं। दिशा मैंने पूछा भाई किधर लगानी, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ऊपर लगा पाऊंगा या नीचे की तरफ। तो कहते हैं ऊपर की तरफ लगाइए दिशा, तो हमने कहा दिशा तो एरो से ही दिखा पाएंगे हम, और तो कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हेड, और जो इनिशियल पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टेल। दो नाम तो समझ में आ गए। अब दूसरा सवाल है कि वेक्टर का क्या नाम रखें, तो किन दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है? ओ एंड पी को, तो हमने लिखा ओपी क्योंकि लाइन का ही नाम ओपी था। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल एरो बना दो। ये कैसा बना उससे मतलब नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये याद रखना। मेरी बात समझ आई? ये कैसा बना है इससे मतलब नहीं है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन हॉरिजॉन्टल एरो से ही दिखाओगे। ये बुद्धि मत लगाना कि ये ऐसे बना है तो हम भी सारा ऐसे लिखेंगे ओपी लिख के, ठीक है ना? बात मेरी समझ गए? ये नहीं करना, समझ गए? ऐसा हो चुका है ना मेरे साथ, इसलिए इतना बोल रहा हूं मैं इस पे। करना तो मैं यही है, ठीक? तो इसको क्या बुलाओगे? ओपी पे जब तीर बन गया तो इसको हम लोग बुलाते हैं वेक्टर ओपी। ठीक, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा सर ये तो बड़ा अच्छा लिख दिया, वेक्टर ओपी हो गया। हमने कहा बात तो सही है। कहता कोई ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा नोटेशन है जो केवल इसकी लंबाई को दिखाए? लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक, हमने कहा हां। कहता है क्या? हमने कहा वेक्टर ओपी लिखो और उसको एक मॉडुलस से बंद कर दो, इसको मॉड बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम सुनो पहले, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओपी, और मॉडुलस का ही छोटा नाम होता है मॉड। दूसरी बात है ये क्या दिखाएगा? तो ये दिखाएगा शोज
ओनली, समझ गए, शोज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे नहीं लिख, देखो मैं ऐसे लिखने जा रहा था, ऑफ वेक्टर ओपी, ठीक, ऐसे लिखने के बजाय मैंने ये लिखना बेहतर समझा, सही है कि नहीं? तो मॉड शोज ओनली द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ, उसकी लंबाई क्या शो करता है? मॉड। इतनी बात समझ आई? एक जीवित प्राणी भाई साहब और प्रकट हुआ, बड़ा कलाकार टाइप का। हमने कहा क्या हुआ? कहता सर एक बात और बता दो। मैंने कहा पूछो। कहता सर कोई ऐसा भी नोटेशन आता है क्या कि अगर हम उसको केवल लिख भर दें वो केवल दिशा दिखाए? समझो, मेन नोटेशन वेक्टर को दिखाने के लिए ये हो गया, ओपी लिख के तीर बना दिया, लेंथ दिखाने के लिए मॉड लगाया, डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या है? हमने कहा रुको भाई, है सब्र करो। बल्कि ऐसे नहीं बोला, मैंने कहा भाई रुको जरा, सब्र करो। अब आया तो यहां पे एक सिंबल आता है ओपी के ऊपर उल्टा वी, और इसको बुलाते हैं ओपी कैप। क्या बुलाते हैं भाई? ओपी कैप, यानी ओपी पे टोपी, राइट? समझ गए ना? ओपी पे टोपी, ओपी कैप। इसका नाम पड़ा ओपी कैप। इसका एक और इंपॉर्टेंट नाम है, ओपी कैप तो जनरल नाम है, एक और इंपॉर्टेंट नाम है, उसको बुलाते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी का ही एकांक सदिश, वेक्टर ओपी का ही यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर अलग से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत तगड़ी चीज होती है। तो इसको बुलाया क्या? ओपी कैप। है क्या? वेक्टर ओपी का यूनिट वेक्टर। काम क्या करता है? दिशा दिखाने का काम करता है। समझ गए? देखिए डायरेक्शन दिखाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एंगल से दिखा दो, 30 डिग्री पे बना है, 40 डिग्री पे बना है, 45 पे बना है, या तो आप एंगल से दिखा दो, या आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को उसके यूनिट वेक्टर से दिखा दो। समझ गए? देखते जाना, अभी कुछ बताता हूं। तो ये शो क्या करेगा? तो मैंने लिखा शोज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब ध्यान दो ये ओपी पे टोपी कैसे बनता है। अब ये तो मॉड ओपी 10 यूनिट की लेंथ है। सुनो मजे की बात, 10 यूनिट की लेंथ है। मैंने क्या किया, अगर मुझे यूनिट लेंथ मार्क करनी होगी तो मैं 10 खाने बना दूंगा इसमें। अब 10 की लेंथ है, यूनिट चाहिए, कितने कॉलम बनेंगे? 10 ही तो बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, गड़बड़ हो गई ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 10। हो गया भैया। तो अभी बात करते हैं 10। या तो ऐसे बना लो, छोटा तीर दिखा, हाँ, या कहीं बीच में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 10 तीर ऐसे बना लो, सारे क्या कहलाएंगे भाई? ये भी ओपी कैप कहलाएगा, ये भी ओपी कैप कहलाएगा, और ये भी ओपी कैप कहलाएगा। तुम ध्यान दो, जो ओपी की दिशा है वही ओपी कैप की भी दिशा होगी। मेरी बात समझ आई? क्लियर है? इतना सारे पॉइंट क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। एक चीज बच रही है, वो है ये लाइन जिस पर वेक्टर बना है। इस लाइन का नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर।
ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। आप कहोगे सर मतलब समझ में नहीं आया, सही ना? क्या हंस रहा है बे? चल बता क्यों हंस रहा है पहले। नहीं नहीं, हम बाद में पहले तुम बताओ, हम सब भी हंस लेंगे ना, बड़े टेंशन में रहते हैं। ये हुई कोई बात, कौन कह रहा था ये बता दे बस तू। तुम ही कह रहे थे। गजब यार, विशाल सर का मुंह इतना बड़ा, टोपी आएंगे ही नहीं, हेलमेट पहनाना तुम। देखो अपनी क्लास में भी बैठे हैं यूनिट वेक्टर, दो दो हैं, टोपी पहने बैठे हैं, है कि नहीं? दो यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखियो। किसी को दिशा दिखानी हो इन्हीं को यूज कर लो। चल आजा, इतनी बातें समझ आई। क्वेश्चन ये आया कि इसको लाइन ऑफ एक्शन कहते क्यों है। उसका एक कारण है कि जैसे मान लीजिए अगर ये फोर्स का वेक्टर है, वेक्टर तो बहुत सारे होते हैं ना, एक एग्जांपल पकड़ लो अपने आप समझ जाओगे। अगर ये फोर्स का वेक्टर है तो यार ये बताओ इसी लाइन ऑफ एक्शन पे ही तो लग रहा है, मतलब इस फोर्स का एक्शन किस लाइन पे, इसी लाइन पे तो है। बहुत ज्यादा अगर तुम एरो नीचे बना देते तो ये ऐसे एक्शन दिखाता अपना, तब भी तो यही लाइन होती। अगर मान लो वेलोसिटी का वेक्टर है तो ये वेलोसिटी वेक्टर ऊपर, तो बॉडी ऐसे जा रही होती। बहुत ज्यादा क्या होता, नीचे आ रही होती, लाइन तो वही रहती ना। तो इसको लाइन ऑफ एक्शन क्यों कहते समझ गए, क्योंकि वेक्टर की जो भी एक्टिविटी है वो इसी लाइन के अक्रॉस है। मेरी बात समझ आई? वेक्टर की जो भी एक्टिविटी है वो इसी लाइन के अक्रॉस है। क्या सारी बातें क्लियर है? लिखो और जल्दी से जल्दी लिखो। क्या बताई हुई सारी बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है दिमाग में? ठीक। स्पीड में लिखना, लिखने का काम स्पीड में करो, तब मजा आता है पढ़ाने में। हो गया। और कोशिश ये करो कि जैसे मैं लिख रहा हूं उस समय कुछ कुछ पोर्शन लिख लो तुम लोग, क्योंकि समझा तब भी मैं ले जाऊंगा आपको, इतना मुझे पता है, और आप समझ लोगे, आपके बारे में इतना मैं जानता हूं। तो उसे होगा क्या, आपका लिखने का समय काफी बच जाएगा, साथ साथ थोड़ा सा लिख लिया करो। काहे बे सुदर्शन चक्र काहे ना चाह रहा है, हैं? हो गया। चलो अब थोड़ा सा और, अगली हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मेन मेन पार्ट्स इसके कवर करूंगा, सारे तो यार बहुत ही ज्यादा होते हैं तो वो मतलब नहीं है। और वैसे भी नीट के पेपर में कभी ये नहीं पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना? आप भी जानते हो यार। बस वर्किंग थोड़ा आसान हो जाती है अगर हमें वेक्टर के टाइप्स मालूम होते हैं। बेटा ये हो गया, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, स्पीड में। चले। लिख लो पहले तुम कायदे से।
मन में सोच रहे हो तो मेरे बगल से ही हट जाइए आप। हो गया? देख भाई साहब, फटाफट लिखते जाना, स्पीड में काम करना। पहला इक्वल वेक्टर, क्योंकि इसमें मैं रुकूंगा नहीं ज्यादा देर, सब टाइम किलिंग चीजें हैं। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसे मिलते हैं तो वो कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। जस्ट लाइक दिस। समझ गए? तो हमने एक के लिए लिखा वेक्टर ए, दूसरे के लिए लिखा वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड देख रहे हो, लंबाइयां सेम है। डायरेक्शन के लिए मैंने यहां से दिखा दिया कि देख बेटा, दोनों का एंगल बराबर। इसका एरो ऐसे मोटा कर देता हूं, बड़ा थोड़ा, ये लो। ठीक, तो इसको लिखोगे क्या? इसको लिखोगे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। अगला ऑपोजिट वेक्टर, कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? अपोजिट वेक्टर नाम से ही समझ में आता है, अगर एक ऊपर है तो इसी के जैसे सेम मैग्नीट्यूड का नीचे होगा, ऐसे। इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा और इसका भी एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा। ये ए, ये बी, तो ये हो जाते हैं अपोजिट में। तो नॉट इक्वल टू का साइन, वैसे कोई स्पेशली साइन तो इसके लिए बनाया नहीं गया, लेकिन आप ये लिख सकते हो ए इक्वल टू माइनस बी। ये है अपोजिट वेक्टर के लिए सिंबल। हो गया? स्पीड में करते चले जाओ बस मेरे साथ साथ, इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। चले भाई आगे, बन गया? नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर। केवल दिशाएं सेम, मैग्नीट्यूड अलग अलग भी हो सकते हैं। ये रहे, सिंबल लिख सकते हो वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी। फिर आता है अगला एंटी पैरेलल। वेक्टर्स, एक ये और दूसरा ये, अलग अलग मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ए और बी एंटी पैरेलल। हो गया? डन। पांचवा, को इनिशियल वेक्टर्स। मैं लिखूंगा वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम।
स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर की जगह वेक्टर्स होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर्स मस्ट बी, यानी दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही पॉइंट से बने हैं। मेरी बात समझ में आई? ये भी हो सकते हैं, यहां पे ए और बी को इनिशियल है, अब यहां जैसे कुछ इस फिगर को देख के याद आया, लामीज थ्योरम, ये भी को इनिशियल है, क्यों? सब यहीं से तो बने दिख रहे हैं, समझ आई बात? अब इसमें थोड़ा सा रोकूंगा आपको, लेकिन पहले इतना बनाइए, उसके बाद वेक्टर्स में कभी भी अगर फिगर देख के ज्योमेट्रिकली आपको एंगल बताना है, ध्यान से समझिएगा, फिगर वाइज या ज्योमेट्रिकली कभी भी वेक्टर में आपको एंगल बताना है, तो ये ध्यान देना कि दोनों वेक्टर कोइनिशियल होंगे, नहीं है तो एंगल बताने की गलती ना करें। मेरी बात समझ आई? जैसे अगर हमसे किसी ने कहा ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो मैंने कहा यही है, थीटा ही है। किसी ने कहा F1 F2 के बीच का एंगल बताइए, मैंने कहा ये वाला है अल्फा, F2 F3 के बीच में मान लीजिए बीटा, और F3 F1 के बीच में मान लीजिएगा गामा है। लेकिन ये मैं क्यों बता पा रहा हूं, अल्फा क्यों बोला F1 F2 के बीच, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से बने। F2 F3 के बीच में बीटा क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि F2 और F3 सेम पॉइंट से ही बने। सिमिलरली F3 F1 के बीच में गामा कैसे बोला, क्योंकि मैंने देखा कि F3 और F1 सेम पॉइंट से बने, राइट? अब एक चीज पे ध्यान देना, मान लीजिए आपके पास एक ये फिगर है, अब इसमें भी तो ए और बी के बीच में एंगल आपको अल्फा मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फिगर देख के बताओ कितना आ रहा है, अल्फा। कितने लोग जस्टिफाई हो कि हाँ भाई अल्फा होगा? अभी जो दिख रहा है वही पूछ रहा हूं यार, हाथ का नहीं उठा रहे हो? हाथ उठना बंद हो गया क्या? दिक्कत हो गई? भरी जवानी में हाथ उठना बंद, हाथ काम करना बंद हो गया? तेरा हाथ नहीं उठता क्या? इतने सारे लोग जस्टिफाइड हो कि हाँ भाई अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्लियर है ना? हाथ नीचे करो, सारे गलत कर रहे थे। तो बोलने का था ना, क्या कमी है? एक्चुअली आपको सीन ये दिखाया था कि दो वेक्टर सेम पॉइंट से बने होने चाहिए। ए का स्टार्टिंग पॉइंट ये दिख रहा है, बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये दिख रहा है, क्या दोनों सेम पॉइंट हैं? नहीं। तो अल्फा अगर आप बता रहे हो कि दोनों के बीच का एंगल है, तो इसका मतलब आप गलत बता रहे हो। समझ आई बात? क्लियर है? अब वेक्टर की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, यहीं पे ध्यान से समझिएगा। वेक्टर को कभी भी बिना डायरेक्शन चेंज किए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप अगर ले जाते हो, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बुलाते हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होगा बिना दिशा परिवर्तन के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना, राइट? तो वेक्टर में जब भी पैरेलल शिफ्ट होता है, तो वेक्टर की सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहले इस चीज को देखिए और फिर यहां पे हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सेस है एंड दिस इज सपोज टू बी वाई एक्सेस, और यहां पे हमने एक वेक्टर को बनाया जिसका नाम है ए। ऐसे नहीं देंगे नाम, बाद में। इसकी लंबाई है एल, इसका एंगल है थीटा। अब वेक्टर का नाम रख देता हूं ए, मान लो, मानने में क्या जाता है। तो वेक्टर में दोनों चीजें दिखाई थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है? एल, यानी उसकी लंबाई। डायरेक्शन के नाम पे क्या है? थीटा, यानी कि एंगल। क्लियर है भाई? अब इसको कहा कि सर शिफ्ट करो। कहां शिफ्ट करना है? यहां पे करना है। मान लीजिए ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, तो हमने कहा भाई इसको शिफ्ट करना है। कैसा शिफ्ट करना है? पैरेलल शिफ्ट करना है। तो हमने क्या किया, ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे बाहर निकाल लिया। इसमें एक काम, एक चीज पे मैंने ध्यान दिया, बाहर तो निकाला लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो यहां कितना है, तो यहां भी कितना है? थीटा। बस डायरेक्शन नहीं बदली, एंगल नहीं बदला।
डायरेक्शन किससे दिखा रहा हूं? एंगल से ना। तो अगर मैं कह रहा हूं डायरेक्शन नहीं बदला, इसका मतलब एंगल नहीं बदला। मैंने इसको निकाल लिया, अब बड़े आराम से मैं ले गया और यहां चिपका दिया, तो ये वेक्टर ऐसा बन गया। अच्छा एक बात बताओ, इसको यहां से निकाल के यहां पे लगाया, इसकी लंबाई में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो लंबाई तो अभी भी वही है। डायरेक्शन यानी एंगल के लिए हम खुद ही ये बात बोल रहे हैं कि हमने चेंज नहीं होने दिया, तो डायरेक्शन भी वही है। अब यहां ले दे के वेक्टर में दो ही चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डायरेक्शन सेम है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं दोनों वेक्टर सेम है। बोल सकता हूं कि नहीं? तो इसका भी नाम क्या होना चाहिए? अगर सेम है तो नाम भी तो सेम होना चाहिए। क्या ये बात समझ आई? तब जाके हमने रिजल्ट निकाला कि पैरेलल शिफ्ट में वेक्टर की सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात का इस्तेमाल, मतलब ऐसे लिख सकते हो, देयर इज नो चेंज इन अ वेक्टर on parallel shifting. ठीक है, स्टेटमेंट तो आ गया तुम्हारे पास कि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर पे किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं हो सकता। और इस स्टेटमेंट को आप नोट करके सितारा बना के, ऐसे नोट करके जरूर लिखें। सितारा आप बना दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा एक सितारा तो बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहले ये लिखो, हो गया। लिख गया भाई? तो अब जो पीछे वाली फिगर थी उसमें एंगल दिखाने के लिए दो रास्ते हैं। या तो इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट देके पीछे ले आऊं, सही कह रहा हूं? या तो इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट देके पीछे ले आए हम, या फिर इस ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट देके आगे बना दे। ठीक है ना? क्या चाहते हो? ए को आगे शिफ्ट कर दे, तो ए वाला वेक्टर है, इसको उठा के क्या हम ऐसे बना सकते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग के बाद ऐसे ही तो दिखेगा। अब देखो, बी का टेल और ए का टेल सेम पॉइंट पे आ गए, तो इसको बुलाओगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इस फिगर को साफ सुथरा अगर आप देखना चाहते हो तो ये था तुम्हारा वेक्टर ए, ये थी इसकी रेफरेंस लाइन, और ये मान लीजिए वेक्टर है बी, तो ये एंगल हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का। थीटा के लिए क्या लिख रहा हूं? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आई बात? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हो गया? अभी अर्जेंट जरूरी था क्या? आधे घंटे बाद कर लेते।
तो आ ही जाते उस समय। हाँ भाई, हो गया डन। इसके पीछे क्या था? ये कर लिया था क्यों भाई? ये हो गया था ना? नेक्स्ट, कौन सा नंबर आया? 5 हो गए, 6। कोलिनियर वेक्टर्स, नाम से समझो, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन ऑफ एक्शन। क्या लिखोगे? वेक्टर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। ऐसे वेक्टर जिनके लाइन ऑफ एक्शन सेम होते हैं क्या कहलाते हैं? कोलिनियर। आइए जरा कुछ बातें करते हैं। मैं आपको दो, यहां पे एक लाइन ऑफ एक्शन दिखाया, दूसरे केस में फिर से सिंगल लाइन ऑफ एक्शन दिखाया, तीसरे केस में दो पैरेलल लाइंस आई आपके सामने, चौथे केस में भी दो पैरेलल लाइंस आपके सामने आई। यहां पे मैं आपको कुछ पेयर्स दे रहा हूं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कौन कौन से पेयर्स को इनिशियल्स होंगे। पहला ए बी, को इनिशियल कह रहा हूं, सॉरी, कोलिनियर। को इनिशियल तो हो गया। ए बी के ही मैंने 4 पेयर दिए हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन से पेयर्स यहां पे कोलिनियर दिखाई देते हैं। पहला और, कितनों को बात समझ आई? पहला कोलिनियर है ये समझ आता है? हाथ नीचे कर लो बिटिया। पहला कोलिनियर है, तुमको आता है समझ में? है? क्या कंफ्यूजन है बताओ? कोलिनियर की डेफिनेशन क्या लिखी थी? कोलिनियर की डेफिनेशन क्या लिखी थी? हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, सामने लिखी है। अब ये बताओ, क्या इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम मिल रहे हैं? तो ये कोलिनियर है या नहीं है? इसके लाइन ऑफ एक्शन सेम मिल रहे हैं, ये कोलिनियर है या नहीं है? है कि नहीं है? है ना? नहीं है ना? पहले डिसाइड कर लो, है या नहीं है। क्यों है? क्योंकि इसी लाइन पर ए बी बना है, इसी लाइन पर बी भी बना है। अब नंबर आता है तीसरे वाले का। क्या भाई साहब ये कोलिनियर दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी अभी तुमको बताई पैरेलल शिफ्टिंग, बताई ना? और पैरेलल शिफ्टिंग में, चलो ऐसे दिखा देता हूं, क्या अगर हम बी वेक्टर को पैरेलल ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे तो ए के सामने सेम लाइन पे बैठ जाएगा आके? दिखे आपको कोलिनियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर भी क्या होते हैं? कोलिनियर्स होते हैं। समझ में आई कुछ बात? तो ये सारे कोलिनियर हैं। चुटकी समझ गई कि नहीं? वेरी गुड, बना लो भाई, बन गए।
हो गया? यहां पे रिमार्क लिखना है क्या कि पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कोलिनियर। समझ जाओ यार, क्या करोगे लिख के, कितना लिखोगे। चले आगे, लिख दो क्या? सीरियसली बताओ, लिख दो? पक्का याद रखोगे? ठीक। अगला नल वेक्टर, और ये वो नल है जिससे कभी पानी नहीं आता। नल्ला नहीं है, नल है। शुरू हो गए तुम लोग? जानते हो महाबदतमीज प्राणी पढ़ाता है तुमको फिजिक्स, फिर भी यार उड़ती मिसाइल के सामने खड़े होते हो। देखो दोनों में अंतर बताते हैं, लोग कहते हैं उड़ते तीर के सामने खड़े होते हो। तीर कभी फटता नहीं है, मिसाइल फट भी जाती है। चोट कहां होगी, दर्द कहां होगा, समझ जाओ। तो नल वेक्टर के लिए क्या लिखोगे? वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जो जीरो मैग्नीट्यूड का होता है उसी को बुलाते हो नल वेक्टर, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो बना के तीर लगा दो, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो बना के तीर लगा दो। कभी एक्चुअली अब आप सोच रहे होगे कि सर इसमें मैग्नीट्यूड जीरो है, जब मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो इसके पास बचा क्या? सच में इसके पास कुछ नहीं बचा, डायरेक्शन में नहीं बची। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, अगर इसके पास कोई लेंथ होती तो तुम ऐसे बना देते लेंथ, फिर या तो राइट या तो लेफ्ट एरो लगा देते। लेकिन यार एक बात बताओ, जीरो लेंथ कैसे दिखाओगे? एक डॉट की तो लेंथ जीरो दिखाओगे, बल्कि इससे भी 1000 गुना छोटा, क्योंकि ये साइज भी मेजर हो जाएगा, इससे भी 1000 गुना छोटा मान लो। तो अब तुमने लेंथ के नाम पे क्या बनाया? एक डॉट बनाया। क्या डायरेक्शन दिखा पाओगे? ना भाई। एक पॉइंट का डायरेक्शन इसलिए नहीं दिखा पाते क्योंकि पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस पास करा सकते हैं। ये तो हम किस लाइन का डायरेक्शन दिखाएं? देखो चलो, लाइन की जगह मैं तुमको वेक्टर ही पास आउट करवा के दिखाता हूं। अभी देखना, फंडा क्लियर। अब बोलो, क्या ये वेक्टर इस पॉइंट से पास किया? क्या ये वेक्टर भी इस पॉइंट से पास किया? कितने वेक्टर ऐसे बना सकता हूं मैं? इनफाइनाइट बना सकता हूं। देखो बनते चले जा रहे, जितने भी चाहो बना ले जाओ। तो क्या कभी एक पॉइंट का डायरेक्शन तुम बता पाओगे? बता ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इसका वेक्टर, इसका डायरेक्शन तो आप कभी दे ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ही जीरो है। अब क्वेश्चन है सर लेंथ जीरो है, डायरेक्शन हम बता नहीं सकते, तो इसका यूज क्या है? सीधी बात है भाई, इस टॉपिक पे आते हैं ना। आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सर एक बात बताइए, लंबाई है नहीं, एक पॉइंट है, लेंथ जीरो है और डायरेक्शन हम बता नहीं पा रहे हैं, तो इसका काम क्या है? काम केवल एक है, जब भी कभी वेक्टर में जीरो का रिजल्ट दिखाते हैं तब हम लगाते हैं नल वेक्टर। जैसे अगर दो इक्वल वेक्टर में ले आया, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है ए, मान लीजिए, और हमने इसको ए वेक्टर में ही माइनस कर दिया, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत कहलाएगा। ठीक है अनमोल बाबू, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नाखूनों पे है। ठीक है क्या बोला अभी मैं? क्या? शांत हो जाओ, बाद में मेरे पास मत आना कि समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या बोला? अगर हम दो इक्वल वेक्टर्स को माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? बट अगर ऐसे लिख दिया तो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। भावनाओं से देखोगे तो सही है, रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। क्या करना? इस पर एक तीर बना देना, अब ये रिप्रेजेंटेशन सही है। क्योंकि वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर मस्ट बी अ वेक्टर। समझ गए? जैसे फोर्स को प्लस माइनस करोगे तो फोर्स ही मिलेगा, वेलोसिटी को प्लस माइनस करोगे वेलोसिटी ही मिलेगी। ऐसे कोई भी वेक्टर को प्लस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा?
वेक्टर मिलेगा। अब वेक्टर अगर जीरो आ रहा है तो दिखाओगे कैसे? नल वेक्टर की सहायता से। अब समझ आई बात? तो बस इतना सा ही यूज होता है नल वेक्टर का। क्लियर है? कभी भी वेक्टर का रिजल्ट जीरो शो करना है, वो नल वेक्टर के द्वारा ही शो किया जाता है। यूज समझ में आ गया? करो इसको। लिख चुके हो? बहुत अच्छी बात है। लिख गया? और भी वेक्टर होते हैं, पोलर वेक्टर होता है, ये सब होता है। तो पोलर वक्त आने पे धीरे धीरे एक आध चीजें आपको और बताऊंगा। एक्सियल वेक्टर होता है, पोलर होता है, बहुत सारे होते हैं भाई, इतने टाइप पे नहीं जाना अपने को। अब एक हेडिंग फिर से आती है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लिखो ना 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 ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक टाइप और उठा लेते हैं, उसके बाद पढ़ाऊंगा ये। यहां तक आ गए? अगली हेडिंग यूनिट वेक्टर। परिचय तो हो ही गया आपसे। कौन सी नंबर था? 7 कर चुके हैं। अच्छा, ये 8वां है। यूनिट वेक्टर नाम से ही निकाल दो इसकी डेफिनेशन को। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण एकांक।